हाँ भाई लाडली, क्या हाल चाल। मैं सिद्धार्थ शर्मा वॉरियर सीरीज के आखिरी लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। यार मैं इतना दुबला कैसे हो गया, रुको कुछ खा के आता हूँ। हाँ भाई लाडले, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का वॉरियर सीरीज के आखिरी लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। ये लेक्चर आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज उन कंपनीज को कहा जाता है जिनका प्रोडक्शन एक से ज्यादा देशों में होता है। जैसे कि आपके सामने यहां पे कुछ एग्जांपल हैं। रेडबुल एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके अलावा होंडा एक मल्टीनेशनल कंपनी है, सोनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एडिडास एक मल्टीनेशनल कंपनी है, क्योंकि ये एक से ज्यादा देशों के अंदर अपना प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी। यानी अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी कहलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मल्टीनेशनल कंपनी का यह है कि उस कंपनी का लार्ज साइज होना चाहिए। अब इस पॉइंट को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एसेट और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस बता देता हूं। हर वो चीज जिससे मेरी जेब में पैसा आए उसे एसेट कहा जाता है, और हर वो चीज जिससे मेरी जेब से पैसा जाए उसे लायबिलिटी कहा जाता है। मैंने आप लोग को पिछली क्लास में एक एग्जांपल दिया था। मान लीजिए मैंने ट्रक खरीदा, सर फिर वही शक्ल से ट्रक वाली हरकतें करोगे आप हमेशा। लेकिन अगर मैंने ट्रक खरीदा, ईएमआई बनवा ली और मैंने उसको अपनी बेसमेंट में खड़ा कर दिया, तो इस ट्रक से मेरी जेब में पैसा आ नहीं रहा है, उल्टा हर महीने मेरी जेब से एक ईएमआई इस ट्रक के लिए जा रही है, तो ये ट्रक मेरे लिए एक लायबिलिटी है। लेकिन अगर मैंने एक ड्राइवर हायर करके इसी ट्रक को गाड़ी चलवा दी मैंने, तो फिर इस ट्रक से मेरी जेब में पैसा आने लगेगा, और उस केस में ये ट्रक मेरे लिए एसेट बन जाएगा। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी वो होती है जिसका लार्ज साइज होता है, और लार्ज साइज से मेरा कहने का मतलब है जिसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एसेट्स होते हैं, बहुत सारे एसेट्स होते हैं। प्रॉपर्टी होती है, ऑफिसेज होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, बहुत सारे एसेट्स होते हैं, ऐसी चीजें जिससे उनकी जेब में पैसा आता है। साथ ही साथ वो होती है जिनके पास बहुत सारा कैपिटल होता है। कैपिटल यानी पैसा। तो मल्टीनेशनल कंपनी कहलाने के लिए पैसा बहुत सारा होना चाहिए। इसके बाद आता है उसमें बहुत सारे लोग काम करने वाले होने चाहिए, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ये सारी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है तो एक कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है। सेकंड नंबर पे आता है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब मल्टीनेशनल कंपनीज अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ ऑपरेट करती हैं। कभी आपने सोचा है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी उसको कहा जाता है जो मल्टीपल देशों के अंदर प्रोडक्शन कर रही होती है। लेकिन ये मल्टीपल देशों में क्यों फैली हुई है? एक ही जगह प्रोडक्शन करे और पूरी दुनिया में बेचे, ये अलग अलग जगह क्यों बेचते हैं? इसके कई रीजंस होते हैं। पहला, इससे इनको क्या मिलता है? अपने मार्केट को एक्सपेंड करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी यूएसए बेस्ड है जैसे टेस्ला, अब वो इंडिया आना चाहती है, मोदी गवर्नमेंट और हमारी देश की गवर्नमेंट ने यह कहा रखा है कि अगर आपको इंडिया में अपनी गाड़ी बेचनी है तो आपको इंडिया के अंदर अपना प्रोडक्शन सेटअप करना पड़ेगा। तो अगर टेस्ला इंडिया में अपना प्रोडक्शन सेटअप कर देगा तो उसको इससे एक फायदा होगा कि उसको एक नया मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा, इंडिया में उसकी गाड़ियां बिकने लगेंगी। साथ ही साथ इनको चीप रॉ मटेरियल मिल जाता है। आज दुनिया में सुई से लेकर रॉकेट तक सब चाइना में बनता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सारी चीजों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सब की सब रॉ मटेरियल चाइना में अवेलेबल है। इसके बाद आ जाता है कि इसके साथ ही साथ मल्टीनेशनल कंपनी वहां होती है जहां पे उनको चीप सोर्स ऑफ लेबर मिल जाए। अगेन चाइना में ही सब कुछ क्यों बनता है? क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। वहां पे इतने सारे लोग थे जिसके कारण स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों मिल जाती थी चाइना में। अब ये खिताब भारत के पास है, इसलिए अब दुनिया की कंपनी भारत आ रही है क्योंकि इनको स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर भारत में मिल जाएगी। तो इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनीज के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तीसरा पॉइंट बताया गया है डिफरेंट एनवायरमेंट। इस वाली चीज को मैं एक एग्जांपल से बताता हूं मैकडी के। एक मल्टीनेशनल कंपनी जिस भी देश में जाती है प्रोडक्शन करने, वो वहां के एनवायरमेंट, वहां के कल्चर, वहां के पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के करती है। अगर हम मैकडॉनल्ड्स की बात करें जो कि एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, और उनके मेन्यू कार्ड का मेन आइटम था पोर्क बर्गर और बीफ बर्गर। लेकिन आपको पता है कि इंडिया का कल्चर ना पोर्क अलाउ करता है ना बीफ अलाउ करता है।
इसलिए जब वो इंडिया आए तो उन्होंने अपना मेन्यू कार्ड मॉडिफाई किया। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी जिस भी देश में प्रोडक्शन सेटअप करने जाती है वो वहां की कल्चर, ट्रेडिशन, एनवायरमेंट, पॉलिटिक्स के हिसाब से ढल जाती है। चौथी बात आ जाती है सेंट्रलाइज ओनरशिप। आपने एक मल्टीनेशनल कंपनी का नाम होगा केंटकी फ्राइड चिकन, KFC, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बेस्ड कंपनी है। अब अगर आप KFC की बात करें तो KFC एक मल्टीनेशनल कंपनी, पूरी दुनिया में प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इसके हेडक्वार्टर्स आज भी एक ही जगह है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के शहर केंटकी में। अगर आप KFC गए हो तो वहां पे आपने एक बूढ़े अंकल का मैनिक्विन देखा होगा, वो है कर्नल सैंडर्स। वो केंटकी से बिलोंग करते थे और आज भी इसलिए KFC का जो हेडक्वार्टर है वो केंटकी में। ऐसा माना जाता है कि KFC के अंदर 7 हब्स है और वो सीक्रेट हब्स किसी को नहीं पता है, वो केंटकी के हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट है। तो भले एक मल्टीनेशनल कंपनी के कई देशों के अंदर प्रोडक्शन है, लेकिन उनके हेडक्वार्टर सेंट्रलाइज्ड होते हैं, एक जगह होते हैं। इसके बाद आ जाता है दोस्तों हाई एफिशिएंसी। हर मल्टीनेशनल कंपनी चाहती है कि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जहां पे उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है वहीं कंपनी सेटअप कर दो। इससे क्या होगा, सिंपल सी बात है कि अगर आपको रॉ मटेरियल महाराष्ट्र में मिल रहा है और आप फैक्ट्री इंडस्ट्री सेटअप करने अरुणाचल प्रदेश चले जाओ तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में कितना कॉस्ट लग जाएगा। तो जहां रॉ मटेरियल मिल रहा है वहीं अगर आप कंपनी सेटअप कर लोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जहां मार्केट है, जहां पे आपका माल बिकता है, अगर आप वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर दोगे तो वहीं बना के वहीं बेचोगे तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बच जाएगा। आज इसीलिए एप्पल के मोबाइल फोन इंडिया में बनने लगे हैं, क्योंकि इंडिया में एप्पल के प्रोडक्ट बहुत सारे बिकते हैं। तो एक वो कंपनी जिसका एक से ज्यादा देश के अंदर प्रोडक्शन होता है उसे मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। और एक मल्टीनेशनल कंपनी कहलाने के लिए 5 पॉइंट होने चाहिए, तभी आप एक मल्टीनेशनल कंपनी कहलाओगे। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं एंड उनको वो किस तरीके से ऑपरेट करती है। तो सबसे पहला तरीका होता है ऑपरेशन का ज्वाइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। अब सिंपल सी बात है कि आप अगर किसी नए देश में जाओगे तो वहां पे आपको जमीन खरीदनी पड़ेगी, फिर आपको वहां पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको लोग हायर करने पड़ेंगे, आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, आपको वहां मशीनें लगानी पड़ेगी, आपको गवर्नमेंट से परमिशंस लेनी पड़ेंगी। तो इससे एक बढ़िया तरीका होता है ज्वाइंट वेंचर कर लो। आप लोगों ने कभी एक कंपनी का नाम सुना होगा, मारुति सुजुकी। मारुति तो लॉर्ड गणेशा का नाम है। सुजुकी, शिजुका, अरे ये तो जापानी नाम है। तो भाई सुजुकी मोटर्स जो था, जो कि जापानी मोटर कंपनी थी, उसको भारत में अपना वेंचर डालना था। फिर वही बात, जमीन खरीदे, बिल्डिंग बनाए, फिर फैक्ट्री के ऊपर मशीनें लगाएं, लोगों को हायर करें, उनको ट्रेनिंग दें। इससे अच्छा उन्होंने मारुति के साथ टाई अप किया। उन्होंने कहा आप सब कुछ पहले से जानते हो, चलिए मिलके फैक्ट्री सेटअप कर लेते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बाकी सब कुछ आपका, मिलके कंपनी बनाएंगे। इस तरीके की चीज को कहा जाता है ज्वाइंट वेंचर या पार्टनरशिप। दूसरा होता है दोस्तों मर्ज या टेक ओवर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो अच्छे से नहीं काम कर पा रही है, उसके ऊपर कर्जा हो रखा है, या उसके मालिक जो है उसको चला नहीं पा रहे हैं, या वो चलाना नहीं चाहते हैं, वो बेचना चाहते हैं, तो दूसरी कंपनी उसको अपने अंदर मर्ज कर लेती है या उसका टेक ओवर कर लेती है, उसको खरीद लेती है। आज अगर मान लीजिए मुझे एक एयरलाइंस खोलनी है, सर एयरलाइन खोलना आसान बात नहीं है। पहले तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट खरीदो, फिर पायलट, एयर होस्टेस, ये सब इनको ट्रेनिंग दो, ग्राउंड स्टाफ रखो, सब कुछ करो। इससे अच्छा अगर भारत में एयरलाइन खोलनी है, क्यों ना मैं किंगफिशर को खरीद लूं, क्योंकि किंगफिशर एक ऑलरेडी एयरलाइन थी, इनके पास एयरक्राफ्ट, पायलट, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ सब कुछ था। अगर मैं इसको मर्ज कर लूं, टेक ओवर कर लूं, तो इसके सारे एसेट्स मेरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप मर्जर या टेक ओवर करके भी कर सकते हो। इसका एक और एग्जांपल है, यूएसए की कंपनी थी कारगिल फूड। उन्होंने भारत की पारक फूड्स को मर्जर कर रखा था, उसका टेक ओवर कर रखा था। यहां से आपको एमसीक्यू आ जाता है कि कारगिल फूड्स कंपनी कहां की थी, वो थी यूएसए की। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट टू लोकल कंपनीज। अब एक और तरीका यह होता है कि आप उस देश में आने की जगह, खुद फैक्ट्री और लोगों को हायर करने की जगह आपको लग रहा है कि यार यहां पे सिर्फ थोड़ा बहुत ही हमारा माल बिकता है, क्यों ना कोई एक लोकल वेंडर को हम कॉन्ट्रैक्ट दे दे और उसको बोल दे कि भाई हमारी सिर्फ 100 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, तू बना दिया कर तेरी फैक्ट्री में, उसके बदले हम तेरे को पैसे दे देंगे।
हम कहां झंझट पाले, अब जमीन खरीदें, लोगों को हायर करें, ट्रेनिंग दे, तू ही कर दे भाई हमारे लिए काम। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, आप लोगों ने सुना होगा मर्सिडीज के बारे में। ठीक है, तो मर्सिडीज वालों ने देखा कि भाई इंडिया आएंगे, है ना, इंडिया आएंगे, यहां पे इतना सब कुछ करेंगे, इतनी तो गाड़ी इंडिया में बिकती भी नहीं है। तो उन्होंने फोर्स मोटर्स को कांटेक्ट किया, उनसे कहा यार आपकी फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी, बोले 200 गाड़ी बनाने की। बोले बेचते कितने हो, बोले 50, अभी इतनी अच्छी नहीं चल रही है। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम आपकी कैपेसिटी, क्योंकि बहुत सारी है, आप अपनी कैपेसिटी इतना काम कर नहीं पा रहे हो, तो आप अपनी इसी फैक्ट्री में हमारी गाड़ी भी बना लीजिए, हम आपको एग्रीमेंट साइन करके दे देते हैं, आप बनाइए पार्ट्स। ठीक है, मेन चीजें हम बाहर से बना के भेज देंगे, आप उसको असेंबल करके भारत में भेजिए। तो यहां पर आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एक लोकल कंपनी को। एक और एग्जांपल देता हूं, इसका एक और एग्जांपल है कि एलएनटी नाम की एक कंपनी, लार्सन एंड टर्बो, इन्होंने रोल्स रॉयस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट के पार्ट्स बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये एक और तरीका होता है एमएनसीज को ऑपरेट करने का। ठीक है सर, अब आ जाते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। क्यों होनी चाहिए मल्टीनेशनल कंपनी? क्या मल्टीनेशनल कंपनी को अपने देश में आने देना चाहिए कि दरवाजे पे खड़े हो जाना चाहिए, मत नहीं आ सकते आप? इसका पहला एडवांटेज है अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका क्या मतलब है? ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, आइए मैं इस चीज को आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में बताता हूं, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। अब एक गवर्नमेंट जो होती है, वो गवर्नमेंट अपने पास 3 चीजें रखती है स्टोर करके। सबसे पहले वो अपने पास स्टोर करके रखते हैं फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसीज, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डॉलर इकट्ठा कर लिया, या यूरोज इकट्ठा कर लिए, या फिर चाइना का येन इकट्ठा कर लिया, रशिया का रूबल इकट्ठा कर लिया, जापान का कुछ इकट्ठा कर लिया। ऐसे करके कई सारी करेंसीज को ये लोग इकट्ठा करके रखते हैं, गवर्नमेंट अपने पास रखती है। दूसरी बात, गोल्ड और सिल्वर इकट्ठा करके रखती है गवर्नमेंट। और तीसरी बात, गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड्स इकट्ठा करके रखती है। बॉन्ड्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यूएसए की गवर्नमेंट ने कहा कि हमें 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, जो हमें देगा, हम वो 100 करोड़ रुपए 15 साल के लिए ले रहे हैं, हर साल हम 1-1 करोड़ रुपए इंटरेस्ट देंगे और 15 साल बाद पूरे 100 करोड़ रुपए भी वापस कर देंगे। अब यूएसए एक बड़ा देश है, मालूम है किसी को कि यूएसए धोखा नहीं देगा, तो यूएसए ने जो बॉन्ड इश्यू किए, हर कोई देश वो बॉन्ड खरीदना चाहता है। ठीक है, 100 करोड़ रुपए यूएसए को दे दिए, उनका बॉन्ड लेकर अपनी तिजोरी में रख लिया। अब यूएसए हर साल 1-1 करोड़ रुपए दे रहा है और 15 साल बाद वो 100 करोड़ रुपए भी वापस दे देगा। तो ये बॉन्ड से भी पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो हर गवर्नमेंट ये 3 चीजें इकट्ठा करके रखती है, फॉरेन करेंसीज, गोल्ड, सिल्वर और बॉन्ड। अब फॉरेन करेंसी ही क्यों, इसका क्या फायदा है, आइए मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि हम रशिया से खरीदते हैं क्रूड ऑयल, यानी कि कच्चा तेल। अब ये जो क्रूड ऑयल है, इसी को रिफाइन करके हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब बनाने वाले हैं। लेकिन ये ट्रेड हो रहा है, अगर कोई चीज ली है तो कुछ देना भी तो पड़े है। तो हमने इनसे कहा कि काम करिए, आपने हमें क्रूड ऑयल दिया, हम आपको इंडियन रुपीस देते हैं, गांधी जी की फोटो वाली नोट दे देते हैं। अब रशिया कह रहा है यार हमारे वहां तो रुपी चलते ही नहीं है। हमने कहा दोस्त नहीं है, तुम्हारा दोस्त नहीं। हमने दोस्ती का फायदा उठा के उनको रुपीस दे दिए। अब रशिया के पास बहुत सारे रुपीस इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, अब रशिया सोच रहा है कभी ना कभी तो इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या हुआ, रशिया गया चाइना के साथ ट्रेड करने, और चाइना से रशिया ने एमआई का मोबाइल फोन खरीद लिया। ठीक है, अब अगेन ट्रेड हो रहा है, कच्चू ले रहे हो तो कच्चू देना भी तो पड़त है, तो वापस में यहां पे दे रहे हैं ये इंडियन रुपीस। चाइनीज लोग कह रहे शी चिनपिंग व्हाट आर यू डूइंग, उन्होंने कहा रुपीस ब्रो। बोले ना हमारे वहां रुपी चलता, ना तुम्हारे वहां रुपी चलता, हमें काय दे रहे हो। बोले यार ये बहुत सारे इकट्ठा हो गए, कहीं ना कहीं तो टिपाना पड़ेगा। तो यहां पे इंडियन रुपी के साथ एक प्रॉब्लम है कि दुनिया उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो एक ऐसी करेंसी बताइए सर जो दुनिया एक्सेप्ट कर ले, वो है यूएस डॉलर्स, वो है यूएस डॉलर्स। तो यूएस डॉलर दुनिया एक्सेप्ट करती है। अगर हम रशिया से जो क्रूड ऑयल लिया उसके बदले उनको डॉलर देते तो वो एमआई के बदले भी डॉलर दे सकता था। ठीक है, तो इसीलिए हर कंट्री अपनी फॉरेन करेंसी में कोशिश करती है कि वो डॉलर इकट्ठा करके रखे कई सारे।
एमएनसी से फायदा यह होता है कि इस तरीके का फॉरेन एक्सचेंज आपके वहां और आता है और आता है और आता है, क्योंकि जब आपके देश में एमएनसीज आएंगी तो वो अपने साथ पैसा लेकर आएंगी, और ये फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी जब ये सरकार को एज अ टैक्स देंगी तो सरकार का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। तो यही बात यहां पे बताई गई है कि एमएनसी जो होती हैं वो गरीब कंट्रीज के लिए, और बाकी देश जहां पे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहे हैं वहां पे फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम को सॉर्ट कर देता है। अब इससे ज्यादा डिटेल में फॉरेन एक्सचेंज आपको नहीं बताया जा सकता था दोस्तों। ये पहला एडवांटेज है कि फॉरेन एक्सचेंज की कमी नहीं होगी। दूसरी बात करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस टेक्निक एंड मैनेजमेंट। अब जब किसी देश की, बाहरी देश की मल्टीनेशनल कंपनी आपके देश में आएगी तो वो अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजियां लेकर आएगी। अब आपके देश की कंट्री के पास, आपके देश की कंपनीज के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जब सुजुकी आया तो उन्होंने मारुति के साथ वो टेक्नोलॉजी शेयर करी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये टेक्नोलॉजी लेकर आती है कंपनी, ये सबसे बड़ा फायदा होता है, और ये चीज यहां पे बताई जा रही है। तो इससे जो होस्ट कंट्री है, जहां पे एक मल्टीनेशनल कंपनी आई, उस होस्ट कंट्री के पास वो टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों ने गन का नाम सुना होगा, क्लाशनिकोव, जिसे आम भाषा में हम लोग कहते हैं AK-47। इंडिया और रशिया की एक डील है। हम इंडिया में AK-47 बनाते हैं, इंडिया के उत्तर प्रदेश के झांसी में, तो रशिया के बाद AK-47 इंडिया में बनती है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हम AK-47 बनाए, हमने उनके साथ ये ट्रेड किया हुआ है। ठीक है। तो उसके बदले रशिया ने हमें टेक्नोलॉजी को दे दी AK-47 बनाने की, उसके बदले हम उनसे कई सारी जो AK-47 बनाते हैं वो खुद ही इंडियन आर्मी खरीद लेती है। तो ये मार्केट का एक्सेस मिला ना उनको, तो उनको ये फायदा हुआ और हमें टेक्नोलॉजी मिल गई। तीसरा एडवांटेज आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कैपिटल का मतलब होता है पैसा। अब एक देश जो होता है उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए। सर, देश को चलाने के लिए कैसा पैसा चाहिए, मैं बता देता हूं। सिंपल सी बात है, मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि आपके देश को चाहिए बिजली। पर डे हजारों करोड़ों रुपए खर्चा करती है भारत सरकार बिजली बनाने के लिए, जो आपको चाहिए। अब ये बिजली बनाने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहां से आएगा? ये पैसा आता है वहां से। तो जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं तो ये अपने साथ बहुत सारा पैसा लेकर आती हैं। आज बेंगलुरु, चेन्नई, नोएडा, पुणे, हैदराबाद, यहां पे मल्टीनेशनल कंपनी अपने साथ पैसा लेकर आ रही है। ना केवल वो शहर में वो पैसा इन्वेस्ट होता है, जमीनें खरीदा जाती हैं, ऑफिस बनाए जाते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी वहां की पैसा मिलता है। क्लियर हो गया? तो सर, 3 एडवांटेज बताए आपने मल्टीनेशनल कंपनी के। आर देयर एनी डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी? ऑफ कोर्स। पहला डिसएडवांटेज है हार्मफुल टू द होस्ट कंट्री। इसका क्या मतलब है? मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे पाकिस्तान जैसा देश है जो कहता है मैं मल्टीनेशनल कंपनीज को इनवाइट करता हूं, आइए आइए हमारे देश में आइए। तो जब मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान जाती है तो वो देखती है कि ये तो पीछे पीछे जा रहा है, ये तो सब करने को तैयार है, तो ये उस कंट्री की धज्जियां उड़ा के रख देती हैं, उनके नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, निकाले जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेस, पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियां गंदी करते जा रहे हैं, सॉइल इरोजन होता जा रहा है। पाकिस्तान भी कुछ नहीं बोल रहा है ताकि ये बुरा ना मान जाए, और मल्टीनेशनल कंपनी ने भी इनकी नब्ज पकड़ रखी है कि ये तो कुछ बोलेगा ही नहीं, जो करना है करो। तो ये होस्ट कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिवास्टेटेड कर देते हैं। इसके बाद बताया गया है हार्मफुल टू लोकल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स। हमने देखा था कि किस तरीके से नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में ब्रिटिशर्स ने भारत की चीजों का बाहर बिकने पे बैन लगा रखा था, लेकिन खुद ब्रिटेन से चीजें बना बना के भारत में बेच रहे थे, जिससे ब्रिटेन में जो फैक्ट्रीज में चीजें बनती थी, जो बल्क में बनती थी, वो सस्ती होती थी। तो जब वो भारत में आके बिकती थी तो भारत का आदमी सस्तेपन के चक्कर में उन्हीं की चीज खरीदता था। तो जो मेड इन इंडिया बनाने वाला एक इंडियन आदमी था, उसका माल ना देश के बाहर बिक रहा है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बैन लगा रखा है, और ना देश के अंदर बिक रखा है। क्यों? क्योंकि बेचारा ये हाथ से बना रहा है तो उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, ये पैसे ज्यादा ले रहा है। लेकिन ये ब्रिटिश गुड्स जो हैं ये मशीन से बन के आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, बल्क में आ रहे हैं, तो सस्ते हैं। तो ना देश के बाहर माल बेच पा रहा है, ना देश के अंदर माल बेच पा रहा है। तो ये जो लोकल कंज्यूमर्स होते हैं, ये जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, इनकी कमर टूट जाती है अगर मल्टीनेशनल कंपनी आ जाती है तो।
तीसरा हो जाता है हार्मफुल टू इकोनॉमिक इक्वालिटी। भाई मल्टीनेशनल कंपनी जब आती हैं तो इससे एक फायदा यह भी होता है कि मान लीजिए गूगल आया, ठीक, अब गूगल इंडिया आया, गूगल के और भी बहुत सारी जगह ऑफिसेज हैं, गूगल एक मल्टीनेशनल कंपनी है। गूगल इंडिया क्यों आया? क्योंकि यहां पे इनको सस्ती लेबर मिल जाती है। यूएसए में अगर ये नौकरी रखते हैं किसी को तो उसको डॉलर में देना पड़ेगा, डॉलर महंगा चल रहा है। इंडिया में किसी को अगर नौकरी पे रखते हैं तो उसके बदले उसको वो रुपीज में पेमेंट करेंगे, सस्ता पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो गूगल जो है उसने ये पैसा बचा के अमीर पे अमीर पे अमीर होती जा रही है, लेकिन आम पब्लिक जो है वो गरीब पे गरीब होती जा रही है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है, अमीर अमीर हो जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है। चौथा और अंतिम है हार्मफुल टू पॉलिटिकल फ्रीडम। अभी हमने देखा किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला ना किया, उनके प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को रातों रात उठा के यूएसए ले गए। क्यों? अमेरिका कहता है कि हम वेनेजुएला में फ्रीडम लेकर आने वाले हैं, लेकिन नहीं, दुनिया के आधे से ज्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है, दुनिया से आधे से ज्यादा गोल्ड रिजर्व वेनेजुएला के पास है। तो इन रिसोर्सेस के लिए उन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया और वहां की पॉलिटिकल फ्रीडम, वहां के प्रेसिडेंट, अब भले आप उनको डिक्टेटर बोलो, लेकिन वहां के प्रेसिडेंट को हटा दिया गया। तो एमएनसीज में यह भी होता है, कई बार ये एमएनसीज इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि जिस देश में ये जा रही होती है वहां अपनी पसंद के लीडर को सिलेक्ट करवा देती है, उनके पास पैसा इतना होता है, वो इलेक्शंस में मैनिपुलेशन करने लगते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि व्हाट आर एमएनसीज, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। सबसे पहले आप ये समझिए कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है दोस्त। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है। जैसे इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा, चाइना से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदे, सऊदी अरेबिया से खजूर खरीदा, ईरान से केसर खरीदा। तो जब हम किसी कंट्री से कुछ खरीदते हैं या फिर कुछ बेचते हैं, यानी कि जब आप किसी कंट्री से कोई चीज इंपोर्ट करते हो या फिर कोई चीज एक्सपोर्ट करते हो, तो उसे फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये बताया गया है कि इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट्स। एक इंडियन कंपनी है महिंद्रा, गाड़ियां तो देखी होंगी आपने, थार, बोलेरो, रॉक्स, स्कॉर्पियो। अब महिंद्रा की गाड़ियां यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में भी बिक रही हैं, फॉरेन ट्रेड हो रहा है। तो महिंद्रा को अब एक नई मार्केट मिली, इंडिया के अलावा वो यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी गाड़ी बेच पा रहे हैं। तो फॉरेन ट्रेड होता है तो प्रोड्यूसर्स को और भी मार्केट मिलते हैं जहां पे वो अपना प्रोडक्ट बेच सके। अगला आ जाता है मल्टीपल चॉइसेस टू बायर्स। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि भाई 1991 से पहले भारत देश के अंदर केवल एक ही गाड़ी चलती थी जो आपने पुरानी वीडियोस में जरूर देखी होगी, हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर। वो व्हाइट कलर का डब्बा ही भारत देश में कार की तरह यूज होता था। टैक्सी में लगाना है तो पीला रंग दो, आर्मी में देना है तो काला रंग दो, और अगर इसको पॉलिटिशियंस को देना है तो व्हाइट रंग दो। अब ये हिंदुस्तान मोटर्स, क्योंकि भारत देश ने फॉरेन ट्रेड के ऊपर बैन लगा रखा था, तो हिंदुस्तान मोटर्स वालों को यह करना चाहिए था कि वो और भी गाड़ियां बनाते और इनोवेशन करते, लेकिन इनको क्योंकि पता चल चुका था कि फॉरेन ट्रेड पे बैन लगा हुआ है, भारतीयों को जो बेचो वो उनको खरीदना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, तो उन्होंने सेम डब्बा कई सालों तक सबको टिपाया। आखिरकार 1991 के बाद मार्केट खुला। अब हमारे देश में फोर्ड, हंडाई, होंडा, मित्सुबिशी, दुनिया जहान की कंपनियां आ गई। अब ये कंपनियां जब एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं तो इससे प्रोड्यूसर का फायदा होता है, इससे कंज्यूमर का फायदा होता है, ग्राहक का फायदा होता है। अब मैं खरीदने गया 5 लाख रुपए की गाड़ी, एक ने कहा 5 लाख रुपए में कार देंगे, मैंने कहा हट। दूसरे ने कहा 5 लाख रुपए में टच स्क्रीन वाली कार देंगे, मैंने कहा ओके। उसने कहा 5 लाख रुपए में टच स्क्रीन की गाड़ी के साथ एयर प्यूरिफायर देंगे, चौथे ने कहा 5 लाख रुपए में टच स्क्रीन के साथ एयर प्यूरिफायर के साथ सनरूफ दे देंगे। अब ये मुझे रिझाने के लिए चारों लगे हुए हैं, तो मुझे बेस्ट डील मिल रही है 5 लाख रुपए में सब कुछ, तो मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे, बेस्ट ऑप्शंस होंगे।
तीसरी बात है प्रोड्यूसर्स क्लोजली कंपीट अगेंस्ट ईच अदर, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी कार कंपनी वाले आपस में कंपीट कर रहे हैं ताकि मुझे अपना माल बेच सके, और उस चक्कर में फायदा मेरा हो रहा है। 5 लाख रुपए की गाड़ी में टच स्क्रीन, एयर प्यूरिफायर, सनरूफ, सब कुछ मिल रहा है, तो एक ग्राहक का फायदा हो जाता है दोस्त। अगला टॉपिक आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो जब ग्लोब की कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। तो जब पूरे ग्लोब की कंट्रियां आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं और टेक्नोलॉजी का, ट्रेड का, करेंसी का, लोगों का, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। पूरी दुनिया की कंट्रीज जब आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, पूरे ग्लोब की कंट्रीज जब आपस में कनेक्ट हो जाती हैं और इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, मनी, पीपल, इन सब चीजों का आदान प्रदान होता है, तो इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आज ग्लोबलाइजेशन में मल्टीनेशनल कंपनीज एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही हैं। यूएसए की कंपनी भारत में, भारत की कंपनी चाइना में, चाइना की कंपनी सिंगापुर में, ऐसे करके इसके चक्कर में ग्लोबलाइजेशन और बड़ा हो पा रहा है। और दूसरी बात बताया गया है कि इसके चक्कर में ही फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो पा रहा है, खुले में ट्रेड हो रहा है, आराम से ट्रेड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल का, ह्यूमन रिसोर्सेस का, हर चीज का आराम से ट्रेड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये तो बता दिया, लेकिन अलग अलग लेवल पे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, आइए वो समझते हैं। पहली चीज, प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स फ्रॉम अब्रॉड कैन एंटर इंडियन मार्केट एंड वाइस वर्सा। तो पहला ग्लोबलाइजेशन का फायदा यह है कि बाहर के जो प्रोड्यूसर्स हैं, बाहर के प्रोड्यूसर्स, अभी जैसे इंडिया की यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड डील हो गई है, अब इससे क्या होगा, इससे यूरोपियन यूनियन में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो इंडिया में अपना माल बेच सकेंगे, और इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में अपना माल बेच सकेंगे। अब इसमें सबसे हाईलाइट वाली बात है कि आपको वहां से BMW, मर्सिडीज, आउडी, पोर्शा, ऐसे करके सारी कंपनी जो हैं ये यूरोपियन है। अब ये गाड़ियां भारत में आएंगी तो ये सस्ती मिलेंगी हमें, और सेम भारत की चीजें भी अब वहां जाएंगी, महिंद्रा, टाटा, मारुति, तो ये फायदा हो जाता है। दूसरा, एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम अदर कंट्री कैन इन्वेस्ट इन इंडिया एंड वाइस वर्सा। आज भारत देश के अंदर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जो बहुत अमीर हैं, जैसे इलॉन मस्क हो गया, बिल गेट्स हो गया, या फिर कोई भी आप जिसका नाम लेना चाहे उसका, जेफ बेजोस हो गया, ये सारे लोग इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, फ्लिपकार्ट अच्छा कर रहा है, इसमें पैसा डाल दो, अमेजॉन अच्छा कर रहा है, उसमें पैसा डाल दो। ये अमेजॉन वैसे तो इंडिया का नहीं, फ्लिपकार्ट इंडिया का है। तो ये बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि ये ग्रो करे तो उनका प्रॉफिट निकल सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन लेबर्स कैन मूव आउटसाइड इंडिया एंड वाइस वर्सा। ग्लोबलाइजेशन से एक फायदा ये हुआ है कि भारत की लेबर, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे वो अनस्किल्ड हो, वो बाहर जा सकती है काम करने, और बाहर का आदमी देश में आ सकता है काम करने। आज आप गल्फ कंट्रीज चले जाइए, पूरा गल्फ जो है वो पटा पड़ा है भारतीय वर्कर्स से, अनस्किल्ड वर्कर्स से। अगर आप अमेरिका चले जाइए तो पूरा अमेरिका पटा पड़ा है इंडिया के स्किल्ड वर्कर्स से। अब ये डिपेंड करता है, ग्लोबलाइजेशन तो हो गया है, लोगों का आदान प्रदान होगा, ट्रेड का आदान प्रदान होगा, इन्वेस्टमेंट का आदान प्रदान होगा। अब आपको किस तरीके के लोग चाहिए, स्किल्ड चाहिए कि अनस्किल्ड चाहिए, वो होस्ट कंट्री पे डिपेंड करता है। अमेरिका कहता है अब हमें अनस्किल्ड वर्कर्स नहीं चाहिए, हमारा हो गया है, हमें जितनी मजदूरी करवानी थी हो गया, हमारा सब बन चुका है, हमें स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, आईआईटी वाले, आईआईएम्स वाले, वो चाहिए हमें, तो वो लोग स्किल्ड वर्कर्स लेते हैं। गल्फ कंट्री वाले कह रहे हैं कि अभी हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स के लिए ज्यादा काम नहीं है, अभी तो हम डेवलपमेंट ही कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, इसके लिए अनस्किल्ड वर्कर चाहिए, लेबर चाहिए, तो वो इंडिया से अनस्किल्ड ले जाते हैं। हमारे पास दोनों चीजें हैं दोस्तों। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है रीजन फॉर ग्लोबलाइजेशन। क्यों करें हम ग्लोबलाइजेशन? मैं कहता हूं क्यों नहीं करो ग्लोबलाइजेशन, आओ कुछ रीजन से बताता हूं। पहला,
Improvement in transportation technology has resulted in faster delivery of goods across long distance, lower cost. आज दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन इतना डेवलप हो गया है कि आप कुछ घंटों में दुबई से कोई चीज यहां और यहां से कोई चीज वहां ले जा सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए अभी एक दिन मेरी राखी का फेस्टिवल था और मेरी मम्मी की एक फ्रेंड थी, वो दुबई से आ रही थी, तो उन्होंने दुबई से मिठाई मंगाई कि मैं राखी में को मेरे को भाइयों को राखी तो बांधनी है, मिठाई तो खिलानी है, तो मैं दुबई की वो मंगवा लेती हूं। तो अब ट्रांसपोर्टेशन इतना फास्ट हो गया है कि चीजें अक्रॉस द ग्लोब इतनी जल्दी मूव कर रही हैं कि आप कुछ भी कहीं से भी कैसे भी ऑर्डर कर लो। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज अक्रॉस द ग्लोब। मेरा एक दोस्त है, वो वेल्स फार्गो में काम करता है, जो कि एक अमेरिकन बैंक है। उस अमेरिकन बैंक ने बेंगलोर में अपना ऑफिस खोला और बेंगलोर में इंडियन आदमी को रखा हुआ है। अब है अमेरिकन बैंक, जितने भी लोग का जिसमें उसका अकाउंट है वेल्स फार्गो में, वो सब अमेरिकन है, लेकिन ये नौकरी पे इंडिया में है। अब कम्युनिकेशन इतना इंप्रूव हो गया है कि रियल टाइम में अगर अमेरिका का कोई ग्राहक जिसने वेल्स फार्गो में अकाउंट खोल रखा है, वो तुरंत इंडिया में बैठे वर्कर से कनेक्ट कर सकता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है ब्रो। चल, अब आ जाते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। आईटी बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पहला तो मैंने बताया, इट कनेक्ट्स द मार्केट। भाई इंटरनेट की मदद से ही तो मार्केट कनेक्टेड है। आज इंटरनेट की मदद से ही मैं इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका से कोई चीज ऑर्डर कर सकता हूं, चाइना के मार्केट में क्या क्या बिक रहा है देख सकता हूं। दूसरी बात, डेटा एंड अदर इंफॉर्मेशन सेंटर। आईटी के कारण ही आप दुनिया में कहीं भी अपना डेटा सेंटर बना सकते हो। अब भारत सरकार ये कहे, भारत सरकार की प्रॉब्लम है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको भारत में एक्सेस चाहिए तो भारत का डेटा आपको भारत में ही रखना पड़ेगा। व्हाट इफ एक कंपनी है जो चाइना में है और इंडिया के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे टिकटॉक की बात हो गई। अब टिकटॉक क्यों बैन हुआ? टिकटॉक चाइनीज था, चाइना में इंडिया के लोगों का सारा डेटा जा रहा था। हमारे पास कितने मोबाइल हैं, हम कितनी दिन मोबाइल चला रहे हैं, हमारा मोबाइल कहां कहां जा रहा, सारा डेटा जा रहा था। ये हमारे लोगों की प्राइवेसी के लिए ठीक नहीं था, हमने बैन कर दिया। अब आप बोलोगे ऐसे तो सब बैन कर दो, कुछ कंट्रीज पे भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता ना, समझ रहे हो ना, ये समझदार कोई सारा खा पिए दोस्त। थर्ड आ जाता है ट्रांसफर ऑफ मनी इंस्टेंटली अक्रॉस कंट्री। आज डिजिटल पेमेंट हो जाता है दोस्त। पहले आप अमेरिका से किसी से फोन मंगाते थे तो वो डरता था, यार ये इसको फोन लाके दे दूंगा, इसने पैसे नहीं दिए तो। अब वो तुरंत बोल देगा, पहले पैसे वायर कर, पहले पैसे ट्रांसफर कर, तभी मैं तेरे लिए लाऊंगा। आपने बटन दबाया, पैसे गए, अगले दिन वो आपके लिए लेकर उड़ जाएगा। तो पैसा भी अब जल्दी से ट्रांसफर हो पा रहा है आईटी के कारण, और इसलिए ग्लोबलाइजेशन नेक्स्ट लेवल तक जा पा रहा है। बहुत बढ़िया। अब हम जाते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ, सेकंड लास्ट टॉपिक, विच इज लिबरलाइजेशन। दोस्तों, लिबरलाइजेशन, जब आप बैरियर्स को रिमूव कर देते हो, या फिर जो आपने पहले से जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे उनको रिमूव कर देते हो, तो उसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। नहीं समझ में आया ना? आओ मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूं, कहां गया, यहां से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बैरियर की, कि बैरियर क्या होता है। बैरियर, मान लेते हैं कि भारत देश के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर चाइना वाले अपना माल बेचना चाहते हैं, ठीक है। अब चाइना में प्रोडक्शन यूनिट सेट हो रखी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग रखी है, तो वो लोग एक बार में खूब सारा बना पा रहे हैं। तो चाइना ने बहुत सारे यूज एंड थ्रो पेन बना लिए। अब क्योंकि उनकी फैक्ट्री में एक बार में बहुत सारे पेन बनते, तो उन्होंने बल्क में जो पेन बनाया वो भारत में बेचने आ गए। मैंने कहा कितने रुपए का पेन? तो उन्होंने कहा एक पेन जो है वो मात्र 2 रुपए का मिलेगा, क्योंकि हमने तो बल्क में बनाया है। अब ऐसे में इंडिया में जो पेन बना रहे हैं, क्योंकि उनकी उतना वो डेवलप नहीं हो पाए चाइना जितने, तो बेचारे जो वो पेन बना रहे हैं वो उतना ज्यादा पेन नहीं बना पा रहे जितना चाइना बना पा रहा है। तो इंडिया का जो एक पेन है, वो इंडिया का एक पेन 3 रुपए का पड़ रहा है, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया वाला पेन जो है वो 3 रुपए का पड़ रहा है,
और मेक इन चाइना वाला जो पेन है दोस्त, वो 2 रुपए का पड़ रहा है एक। अब तुम खुद बताओ, इंडियन कंज्यूमर कौन सा पेन खरीदेगा? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेक इन इंडिया या मेड इन चाइना है, उसको जो सस्ता मिलेगा वो लेगा, वो चाइनीज पेन ले लेगा। ऐसे में भारत सरकार क्या करेगी? भारत सरकार के पास 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है भारत सरकार के पास कि भारत सरकार यहां पे बैरियर लगा दे, बैरियर, ठीक है। अब ये जो बैरियर भारत सरकार ने लगाया है, ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन है बैरियर लगा दो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपने रोक लगा दी ना, आप आपका 2 रुपए का पेन इंडिया में बेच नहीं सकते हो ना, बेचने ही नहीं देंगे हम, क्योंकि हमारा आदमी आपसे भी कंपीट नहीं कर पा रहा है जब तक लेवल प्ले फील्ड नहीं हो जाती है, जब तक इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं हो जाती कि वो भी 2 रुपए का बेच सके, तब तक आपके ऊपर हमने बैरियर लगा दिया है, आप अपना पेन इंडिया में नहीं बेच सकते हो, दैट इज बैरियर। दूसरा तरीका होता है रेस्ट्रिक्शंस लगा दो। दूसरा तरीका होता है कि आप रेस्ट्रिक्शंस लगा दो। अब रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगा दो? आपने देखा कि चाइना का 2 रुपए का पेन आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उस पेन के ऊपर 1 रुपए का या 2 रुपए का उस पर टैक्स लगा दिया। अब 2 रुपए के पेन में भारत सरकार 2 रुपए का टैक्स लगा देगी, तो पेन भारत आते आते 4 रुपए का हो जाएगा। अब मेक इन इंडिया पेन सस्ता पड़ जाएगा और आदमी ऑटोमेटिकली 3 रुपए वाला मेड इन इंडिया पेन लेगा, चाइना वाला पेन नहीं लेगा। तो भारत सरकार के पास ये 2 तरीके होते हैं, एक बैरियर लगा दो, फुल स्टॉप, बेचने ही नहीं देंगे तुमको, और दूसरा रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दो, यानी टैक्स लगा के उसके माल को इतना महंगा कर दो कि मेक इन इंडिया वाली चीजें सस्ती पड़ने लगे। बोलो तारा रहा, ठीक है। अब लेकिन इससे क्या होता है? इससे अगेन ग्लोबलाइजेशन को नुकसान पहुंचता है। काय का ग्लोबलाइजेशन? जब आप बाहर की चीज अंदर आने ही नहीं दे रहे हो। तो इसीलिए हमारी भारत सरकार ने पहले ये कर रखा था, इंडिया के ऊपर पूरी तरीके से बैरियर लगा रखे थे, कोई बाहर का अंदर आके नहीं बेच सकता। उन्होंने पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। बस ये कह रखा था कि दवाइयां और कुछ एसेंशियल आइटम्स केवल ये आप भारत में बाहर से मंगा सकते हो, बाकी सब कुछ बैन है, जो मेक इन इंडिया केवल वही चलेगा। लेकिन फिर 1991 के बाद भारत सरकार लेकर आई लिबरलाइजेशन, और उन्होंने इस बैरियर को और इस रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो जब आप ये बैरियर्स को, ये रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देते हो, तो इसी को लिबरलाइजेशन कहा जाता है। बोलो तारा रा। समझ में आया लिबरलाइजेशन? क्लियर हो गया? तो लिबरलाइजेशन के मैंने एग्जांपल दे रखे हैं आप लोगों को यहां पे, ठीक है। अब देखिए लिबरलाइजेशन का इंडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है वो बताया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1947 को जब हम आजाद हुए, तो भारत सरकार ने बाहर से चीजें मंगाने पर बैरियर लगा रखा था, और कुछ चीजों पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कि बस मेडिकल इमरजेंसी वाली चीजें आप आने दोगे और कुछ नहीं। ये सब कुछ सही चल रहा था। 1956, 50s और 60s तक आते आते और थोड़ी सी लूज दी, थोड़ा सा लिबरलाइजेशन किया, मतलब थोड़े से बैरियर हो, थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हटाए, और हमने कहा कि मशीनरी को भी आने देंगे, फर्टिलाइजर को भी आने देंगे, पेट्रोलियम को भी आने देंगे। 91 तक आते आते भारत ने देखा कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि भारत की कंपनियां खड़ी हो सकें, ताकि मेक इन इंडिया असल में हो सके। लेकिन इंडियंस तो काम ही नहीं कर रहे थे। इनको इतना मौका दिया कि भाई तुम बाहर के लोगों को रोक के रखा है, तुम अपनी कंपनी बनाओ, प्रोडक्शन करो। लेकिन ना करने के कारण एक टाइम ऐसा आया कि भारत के पास केवल 14 डेज का पैसा बचा था। सिर्फ 14 दिन का पैसा था हमारे पास, 14 दिन का पैसा था हमारे पास। अगर उस टाइम पे कोई हमला कर देता ना भारत पे, तो हम वो वॉर ना लड़ पाते, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं था। आखिरकार भारत सरकार 1991 के अंदर लेकर आई एलपीजी रिफॉर्म्स, जिसमें एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। यानी हमने कहा कि जो भी बैरियर लगे हुए थे, जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, हम सब हटा देते हैं। लिबरल कर दिया है देश को, जिसको बेचना है बेचो, जो बेचना है बेचो। पी का मतलब आता है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि उससे पहले ज्यादातर जो कंपनीज थी वो भारत सरकार के अंडर में थी। मैं आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में और थोड़ा सा। तो भारत सरकार ने कहा कि अब ये कंपनी हम बेचना स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास है, जैसे बीएसएनएल पास सरकारी है, एलआईसी सरकारी है, एयर इंडिया सरकारी थी उस टाइम पे,
तो उन्होंने कहा अब हम इसका प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, जो प्राइवेट आदमी को ये कंपनी हमसे खरीदनी खरीद ले। और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी रिफॉर्म किस साल आए थे, यहां से आपको एमसीक्यू बन सकता है, 1991 के अंदर आए थे। ठीक है, ये एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके पास, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और कमेंट सेक्शन में जवाब देना, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसका जवाब दे दोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, व्हाई पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट हैव पुट ट्रेड बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया ना कि 1947 में हम आजाद हुए और 1947 में आजाद होते ही हमने सब चीजों पे बैन लगा रखा था। 50s 60s तक आते आते हमने थोड़ा सा बैन हटाया और पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स और मेडिसिन इन सब के ऊपर वो किया, मतलब थोड़ा सा लिबरलाइजेशन किया। 91 तक आते आते हमने पूरी तरीके से लिबरलाइजेशन कर दिया, सारे बैरियर, सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए। तो सवाल ये उठता है कि भारत सरकार ने ये कर क्यों रखा था, ये बैन वैन। तो ये आपका क्वेश्चन है। पहली बात, भारत सरकार को पता था कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है इनके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, और उस टाइम पे हमें मालूम था कि भारत में ऐसा कोई भी नहीं है जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बना सके। आज भारत में बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं थे। तो गवर्नमेंट ने खुद सबके ऊपर चार्ज ले रखा था और खुद ने डिसाइड किया था कि हम करेंगे डेवलपमेंट। दूसरा, द गवर्नमेंट वांटेड टू कंट्रोल इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री सो इट कुड यूज रिसोर्सेज फॉर द कंट्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट। अब जैसे कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ये स्टील बनाते हैं। अब ये सरकारी कंपनी है, पूछो क्यों? क्योंकि स्टील जो है वो हर चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, कुछ भी प्रोडक्शन करना है वो स्टील चाहिए। अगर ये प्राइवेट कंपनी होती तो सरकार को इनसे स्टील खरीदना पड़ता हर चीज के लिए, चीजें महंगी होती, डेवलपमेंट महंगा हो जाता या फिर डेवलपमेंट कमी हो जाता हमारा। तो भारत सरकार को ये सारे रिसोर्सेस खुद को चाहिए थे ताकि देश का डेवलपमेंट हो सके और किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसलिए भारत सरकार ने ये सब कुछ अपने अंडर ले रखा था। आगे जाके प्राइवेटाइजेशन किया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो पहले हर चीज सरकारी थी, बाद में प्राइवेटाइजेशन हुआ। तीसरा, प्राइवेट कंपनीज वर अलाउड टू ओपन बिजनेस बट दे हैड टू फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड लॉज। ठीक है, सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट ने कहा था कि ऐसा नहीं कह रहे हम कि प्राइवेट आदमी कोई कर ही नहीं सकता कुछ, इंपॉर्टेंट कंपनीज, फैक्ट्रीज हमारे पास रहेंगी, इसके अलावा आपको जो खोलना है खोलो। टाटा था, रिलायंस था, ये इन्होंने इसलिए किया था ताकि अमीर और अमीर ना हो जाए और गरीब ना हो जाए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज अपने पास रख लें, लेकिन प्राइवेट लोगों को भी इन्होंने थोड़ी बहुत जगह दी ओपन करने की। और लास्ट, द मेन एम ऑफ दिस इंडियन इकोनॉमी वाज टू रिड्यूस पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी एंड प्रमोट ग्रोथ एंड फेयरनेस इन सोसाइटी। तो ये जो भारत की मिक्स्ड इकोनॉमी थी, जिसमें मेन चीजें गवर्नमेंट की थी और प्राइवेट लोगों के पास भी कुछ चीजें थी, इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। और ये इसलिए था ताकि देश से गरीबी हट सके, अनएम्प्लॉयमेंट हट सके, इनइक्वालिटी हट सके। तो ये भारत सरकार का प्लान था। डन हो गई बात। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहली बात, पॉजिटिव इंपैक्ट ये होता है कि इससे इंडियन कंपनी को बूस्ट मिलता है। जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो इंडियन कंपनियां अपना माल बाहर के देश में बेच सकती हैं। तो हमारी इंडिया की कंपनी जैसे टाटा मोटर्स हो गया, इन्फोसिस हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, बजाज हो गया, आज आप अफ्रीका चले जाओ, हर ऑटो, हर बाइक बजाज की है। तो ग्लोबलाइजेशन का हमें फायदा मिला। साथ ही साथ देश में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अगेन, आपके देश में मल्टीनेशनल कंपनी तभी आएगी जब आपके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, आपके वहां कनेक्टिविटी अच्छी होगी, रोड, एयरवेज, सीवेज की, इलेक्ट्रिसिटी होगा, इंटरनेट होगा। तो इनको अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी और यह हमारे लिए फायदा है ग्लोबलाइजेशन का कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। तीसरा, मोर प्रोडक्ट चॉइसेस फॉर कंज्यूमर। ग्लोबलाइजेशन होगा तो कई सारी कंपनियां आ जाएंगी और ये सारी कंपनियां आपस में कंपीट करेंगी कंज्यूमर को, ग्राहक को जीतने के लिए। वही वाला एग्जांपल, 5 लाख रुपए में एक कार, 5 लाख रुपए में टच स्क्रीन वाली कार, 5 लाख रुपए में टच स्क्रीन वाली कार एयर प्यूरिफायर के साथ, 5 लाख रुपए में टच स्क्रीन वाली कार एयर प्यूरिफायर के साथ, सनरूफ के साथ। तो कंज्यूमर के पास ज्यादा चॉइस होगी। चौथा, इंडिया बिकम्स पार्ट ऑफ वर्ल्ड बिजनेस। जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो हम इक्वल हो जाते हैं,
हम अमेरिका से कहते हैं हाँ भाई क्या कह रहा था अमेरिका, आज हम कहते हैं तू क्या है बे? तो हम इक्वल्स हो जाते हैं बिकॉज वी आर डूइंग बिजनेस। हम सिर्फ तुमसे खरीद नहीं रहे, तुमको हम बेच भी रहे हैं। और लास्ट, ग्रोथ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि जब ग्लोबलाइजेशन होता है अमीर, बाहर के अमीर जो हैं वो आपके देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दीज आर द पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब बात करते हैं व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट्स। पहला, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। चाइना में एक टाइम पे ग्लोबलाइजेशन इतना बड़ा हो गया था कि चाइनीज वर्कर्स को घर जाने नहीं दिया जाता था, वहीं सोना है, वहीं रहना है, वहीं नहाना है। तो वर्कर्स सुसाइड करने लगे, तो उन्होंने नेट लगा दिया कंपनी में कि अगर कूदोगे भी तो चुप करके वापस ऊपर जाएंगे, वो काम पे बैठा देंगे। तो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट। हमने कहा था कि ग्लोबलाइजेशन से पॉवर्टी हट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, अभी भी गरीब लोग हैं। ठीक है। तीसरी बात, लेस फोकस ऑन एग्रीकल्चर। जब ग्लोबलाइजेशन होता है, एमएनसीज आ जाती हैं, तो सब आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड की तरफ जा रहे होते हैं। अब कोई भी एग्रीकल्चर नहीं करना चाह रहा है, जिससे फूड सिक्योरिटी में दिक्कत आ जाएगी। अगर सब इंजीनियर बन जाएंगे तो किसान कौन बनेगा, खाना कौन उगाएगा, हम खाएंगे क्या? जॉब इनसिक्योरिटी। जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो भाई एक जॉब के लिए पूरी दुनिया का आदमी अप्लाई कर देता है। अब मुझे मालूम है, अगर मैं कंपनी चला रहा हूं तो मैं इससे कह रहा हूं 10,000 रुपए में काम पे रखूंगा, वो कह रहा मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा जा, 9,000 रुपए में दूसरा करने को तैयार है। उसने कहा 9,000 कम पड़, मैंने कहा 8,000 में तीसरा करने को तैयार है। तो इससे जॉब इनसिक्योरिटी होती है। आपको पता होता है कि अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया तो मेरी जगह कोई और ले लेगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। और लास्ट है प्रॉब्लम फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मैंने बताया कि जब ग्लोबलाइजेशन होती है और बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाती हैं तो ये छोटी कंपनीज को खा जाती हैं, क्योंकि इनका माल सस्ता होता है, तो ये सब लोगों को अपना माल बेच पाती हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको आप लोग को गलत करके नहीं आना है। आखिरी टॉपिक पे आ जाते हैं, व्हाट आर द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। हर कोई चाहता है ग्लोबलाइजेशन लेकिन फेयर हो, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, फेयर ग्लोबलाइजेशन कैसे हो सकता है? तो पहली बात ये बताई गई कि गवर्नमेंट कैन इंश्योर लेबर लॉज आर स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेड, वर्कर्स गेट देयर राइट्स। जब अमेरिका से एप्पल चाइना गया तो चाइना से खबर आने लगी कि वहां के जो वर्कर्स हैं उनको कोई राइट्स नहीं दिए गए, उनसे दिन रात सुबह शाम काम करवाया जा रहा है। वो आए इंडिया और उन्होंने कहा इंडिया में हम अपनी फैक्ट्री डालेंगे। हमने कहा 1 मिनट, एक शर्त है, और शर्त यह है कि आप फैक्ट्री इंडिया में तभी डाल सकते हो जब आप हमारे वर्कर्स को राइट्स दो। आप उनको सैलरी प्रॉपर दोगे, उनसे काम बहुत ज्यादा नहीं करवाओगे और उनकी वर्किंग कंडीशन ठीक रखोगे। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। इंडिया की गवर्नमेंट अपने इंडियंस के बारे में सोचती है, चाइना की गवर्नमेंट ने नहीं सोचा। तो वहां क्या हुआ, यहां क्या हुआ, आपने देखा। अगली बात आ जाती है, इट कैन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स फ्रॉम ग्लोबल कंपटीशन एंड इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि ग्लोबलाइजेशन तो करना चाहिए, डेवलपमेंट होगा ना, लेकिन अपने स्मॉल प्रोड्यूसर्स को कैसे प्रोटेक्ट करके चलें, उनके इंटरेस्ट को कैसे संभाल के चलें, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट कैन नेगोशिएट विद द WTO टू इंश्योर फेयर रूल्स एंड कंसेशन फॉर डेवलपिंग कंट्री। अब कई बार जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को जब ट्रेड पे उतरती हैं तो खा जाती हैं। अमीर देश गरीब देश को जब ट्रेड पे उतरते तो खा जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकते हो। ये WTO क्या है, इसके बारे में मैं भी आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत करो दोस्तों। आगे आ जाता है कि गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या कर रही है। तो पहली बात, गवर्नमेंट बनाती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे शहर बनाए जा रहे हैं, नए शहर, पुराने शहर नहीं। मुंबई दिल्ली, इनकी प्रॉब्लम क्या है, पुराने बसे हुए हैं। अब यहां पे आपको पॉल्यूशन, ओवर क्राउडिंग, ट्रैफिक, इन सब चीजों की प्रॉब्लम आने लगी है। तो एक नए शहर बनाए जा रहे हैं। उन शहरों में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी जाती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया होगी, कभी नहीं जाएगी लाइट, पानी की कोई कमी नहीं होगी, रोड्स एकदम चकाचक होंगे, ट्रांसपोर्टेशन एकदम, रेलवेज, रोडवेज, सीवेज सब मिलेगा आपको, स्टोरेज सब मिलेगा। तो ये जो नए शहर होते हैं, यहां पे
इनको बनाया ऐसे जाता है कि मल्टीनेशनल कंपनी आए, यहां पे अपना ऑफिस, अपना इंडस्ट्री, अपनी फैक्ट्री सेटअप करे। इसका एक एग्जांपल है गिफ्ट सिटी, गुजरात में बनाई गई है। देखिए आप यहां पे फोटो देख सकते हैं, दुनिया का ऐसा लगता है कि कोई बाहर का देश हो, लेकिन गिफ्ट सिटी एक SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है मेरे दोस्त। ठीक है, इसके अलावा टैक्स बेनिफिट, भारत सरकार क्या करती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और आए, इसके लिए उनको कहते हैं कि आप हमारे देश में आइए। चाइना में आपको कितना % टैक्स देना पड़ता है? उन्होंने कहा 10%, हमने कहा 8%। बांग्लादेश ने कहा 6%, हमने कहा 5%। तो जब आप टैक्स बेनिफिट देती हो या आप कहते हो तो चलो 5 साल तुमसे टैक्स ही नहीं लेंगे, तो हर कोई चाहेगा कि आपके वहां वो अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, ऑफिस सेटअप करे। और गवर्नमेंट ये देती है ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिल सके। तीसरा पॉइंट, वर्कर प्रोटेक्शन। ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि गवर्नमेंट को वर्कर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करके चलना ही पड़ेगा। और हायरिंग फॉर शॉर्ट पीरियड्स, यानी कि अगर आपने जैसे मुझे हायर किया तो अब आपको मुझे सैलरी देनी पड़ेगी, चाहे आप मुझसे काम करवाओ चाहे ना करवाओ, मुझे तो सैलरी देनी पड़ेगी। अब आप कह रहे हो कि हमें तो साल में सिर्फ 3 महीने का काम है, तो हम 9 महीने इसको बाकी एक्स्ट्रा सैलरी क्यों दें? तो इस तरीके का भी वहां पे प्रोविजन होता है कि आप चाहें तो शॉर्ट पीरियड के लिए हायर कर लीजिए, 3 महीने का काम है 3 महीने के लिए हायर कर लीजिए। तो ये सब चीजें जो होती हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती हैं। अब ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ा है, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जितना कंपटीशन होगा प्रोड्यूसर्स में, एक ग्राहक को उतनी ज्यादा चॉइसेस मिलेंगे और उतनी बेहतर चॉइस मिलेगी। वही 5 लाख वाली कार की बात है। दूसरी बात, जब ग्लोबलाइजेशन होता है, आपके देश में फैक्ट्री, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगती है, तो वहां पे आपके लोगों को नौकरी मिलेगी। स्किल्ड, अनस्किल्ड दोनों तरीके के लेबर लगेंगे। तो जब बाहर से टेस्ला आके यहां चीजें बनाएगी, जब हुंडई मोटर्स भारत में अपनी कार बनाएगा, तो इससे भारतीयों को जॉब्स मिलेगी। तीसरा है मोर एक्सपोर्ट इंक्रीज इन GDP। जब आप चीजें इंडिया में बनाओगे तो बनाने के बाद पहले तो इंडिया में जितना बेचना है बेचोगे, और बाकी जो बच गया उसको आप एक्सपोर्ट करोगे, बाहर बेचोगे। तो जब आप बाहर बेचोगे, अपना माल उनको दोगे और उनसे पैसा लोगे, तो अगेन कौन सा पैसा लोगे? $, लोगे। ऐसी करेंसी लोगे जो दुनिया एक्सेप्ट करती है। तो इससे आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपकी GDP भी बढ़ेगी और आपका फॉरेन करेंसीज भी बढ़ेंगी। ठीक है, अब मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनका काम ही यह है कि दुनिया में जो ट्रेड हो रहा है वो स्मूथली हो और अच्छे तरीके से हो, फेयर तरीके से हो। इसकी बात करें तो इन्होंने GATT नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी 1947 में, जो कि 23 कंट्रीज ने मिलकर बनाई थी। ये गैट को रिप्लेस किया है, GATT गैट को रिप्लेस किया है WTO ने। गैट में सिर्फ 23 मेंबर्स है, WTO के अंदर 160 मेंबर्स हैं। इसमें 23 मेंबर्स हैं, इसमें 160 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इसकी बात करें, वैसे तो पहले गैट को ही कोशिश करी गई थी कि बढ़ाए चले, चलाए चले। तो पहले गैट को पहली बार रिवाइज किया था 1960s में, कैनेडी राउंड में, फिर टोक्यो राउंड में इसको रिवाइज किया गया, फिर उरुग्वे राउंड हुआ। लेकिन इतनी बार रिवाइज करने के बाद भी गैट जो था वो काम नहीं कर पा रहा था जो उससे उम्मीदें थी। तो आखिरकार उरुग्वे राउंड में डिसाइड किया गया कि गैट को हटा के WTO बना देते हैं। तो गैट को कैनेडी राउंड, टोक्यो राउंड में कोशिश करी गई थी रिवाइज करने की, लेकिन उरुग्वे राउंड में डिसाइड किया गया कि गैट को अब WTO बना देते हैं। WTO के हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है दोस्तों। ठीक है, तो WTO की एक्सपेक्टेशंस क्या है मेंबर कंट्रीज से? पहला एक्सपेक्टेशन कि आप बायलैटरल एग्रीमेंट्स मत करिए, रिप्लेस बायलैटरल एग्रीमेंट्स विद ग्लोबल ट्रेड रूल्स। अब जैसे हमने क्या है, यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट कर लिया, हम तुमको ये देंगे, तुमसे हम ये लेंगे, तुम हमारी चीज पे इतना टैक्स लगाना, हम तुम्हारी चीज पे इतना टैक्स लगाएंगे या टैक्स नहीं लगाएंगे, सारी बातें हमने आपस में कर ली। WTO कहता है ये आपसी काम मत करो भाई, हमने जो रूल बनाया वो मानो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अब WTO फीका पड़ता जा रहा है। अगर हम लोग बायलैटरल एग्रीमेंट करने लगे हैं तो इसका मतलब WTO तो डाटा बाय बाय। आगे, एलिमिनेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोटा दैट प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर। बहुत सारी कंट्रीज क्या करती है, कोटा बना लेती हैं कि इंपोर्ट
यानी हम बाहर से केवल इतना मंगाएंगे, और एक्सपोर्ट यानी हम बाहर केवल इतना बेचेंगे। WTO कहता है ऐसा नहीं होता, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा कि कितना इंपोर्ट होगा कितना एक्सपोर्ट होगा। अगर ट्रेड कर ही रहे हो, अगर फॉरेन ट्रेड कर ही रहे हो, अगर ग्लोबलाइजेशन कर ही रहे हो, तो थोड़ा खुल के आना पड़ेगा। लेकिन अगेन ये भी डिमांड इनकी जायज नहीं लगती मेनू। इसका सिंपल सा रीजन है, भाई मुझे कितना चाहिए, मुझे कितना बेचना है, मैं ही डिसाइड करूंगा ना, आप थोड़ी डिसाइड करोगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आइए कुछ इंपैक्ट्स और WTO की बात कर लेते हैं। पहले आते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में। तो पॉजिटिव इंपैक्ट तो ये होता है कि जो छोटे देश होते हैं वो जाके बोल सकते हैं कि ये अमीर देश जो है, पावरफुल देश जो है, ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी चलाते हैं, और हम WTO के माध्यम से कई बार अच्छी डील भी क्रैक कर लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट ये होता है कि WTO में आज भी डेवलपिंग कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज का ज्यादा कंट्रोल है। तो जो लेस डेवलप कंट्रीज है आज भी उनको कम कंट्रोल मिल पा रहा है। ठीक है, स्मॉल इंडियन फर्म्स जो हैं वो आज भी बड़ी बड़ी कंपनी से नहीं कंपटीशन कर पाती है। तो जब छोटी कंपनी जाती है अपने गवर्नमेंट के पास, बचाओ बचाओ बचाओ, और गवर्नमेंट बचाने की कोशिश करती है, तो WTO कहता है अच्छा तुम कैसे बचाओगे, कोटा लगाओगे, हमने तो बैन लगा रखा है। तो WTO जो होता है वो इस तरीके से दिक्कत देता है, अपनी गवर्नमेंट अपने ही लोगों के लिए काम नहीं कर पाती कई बार। डेवलप्ड कंट्रीज माइट इन्फ्लुएंस इंडियाज डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड प्राइसेस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में गो अप। हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत एक गरीब देश है, और गरीब देश के लोगों को इलाज कराने के लिए सस्ती मेडिसिन चाहिए रहती है। अब जो WTO है, अब बाहर की जो कंपनी होती है वो कहती है हम भारत में मेडिसिन बेचेंगे। अब हम जब उनकी मेडिसिन रोकते हैं कि नहीं इतनी महंगी मेडिसिन आप भारत में बेचोगे तो कैसे चलेगा, तो वो WTO के पास चले जाते हैं, देखो भारत रोक रहा है। अब हम उनको बोल बोल के थक जाएंगे कि हम इसलिए रोक रहे हैं कि मेडिसिन महंगी हो जाएगी तो हमारे लोग कैसे जिएंगे, लेकिन WTO फिर उस केस में नहीं मानता। तो यहां पे जैसा कि मैंने बताया कि कई बार देश की गवर्नमेंट देश के लोगों के लिए भले वो अच्छा करना चाहती हो तो भी नहीं कर पाती है, WTO बीच में आ जाता है। इसलिए अब कंट्रीज WTO से दूर जाती जा रही है। इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार हर साल पूछे गए, जैसे कि ये क्वेश्चन है जो 2017, 23, 24, 25 में पूछा गया, ये क्वेश्चन 2022, 24, 25 में पूछा गया, और ये क्वेश्चन 2024 और 25 में पूछा गया। आपने एक बार नोटिस करी, तीनों क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया गया है और वो आपसे कहता है जस्टिफाई द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ एग्जांपल। तो इसीलिए ध्यान रहिएगा कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, और एक स्टेटमेंट दे देगा और आपसे बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन करके बताइए। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज हम लोगों ने वॉरियर बैच समाप्त कर दिया है। देखते ही देखते किस तरीके से हमने SST के 19 चैप्टर और कंप्लीट मैप वर्क सब आपके करा दिए। हर वो चीज जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी वो सब मैंने आप लोग को दे दिया, वो भी बिना किसी डिले के, बिना किसी ब्रेक के। आशा करता हूं कि आपको ये वॉरियर सीरीज बहुत हेल्पफुल लगी होगी। और मैं आपको जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूं कि टेंशन नहीं लेनी है। आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत सिंपल होती है, आपको एक हवा बनाया हुआ है कि नहीं सर बोर्ड एग्जाम बहुत मुश्किल होती है, ये होता है वो, तो ना, अपनी तैयारी पे भरोसा रख, और जो भी परसेंटेज आएंगे, जो भी नंबर आएंगे, मुझे, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली को वो एक्सेप्टेबल होंगे। याद रहे, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं, गिर उठ दौड़ भाग, जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से दोस्तों, ऑल द बेस्ट और कनेक्टेड रहिएगा। मिलते हैं फिर कभी किसी नए सेशन के साथ। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरा दिन बना देता है। टिल नेक्स्ट टाइम बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।